हेलो एवरीवन, वेलकम टू मान्या एजुकेशन। आज हम लोग आपके साइंस का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो ऐसे कि जब भी हम लोग कोई भी कंपाउंड स्टडी करते हैं तो उसकी सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं कि वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, और द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्चुअली क्या होता है कि अर्थ में, नेचर में हमें जितने भी मेटल्स, नॉन मेटल मिलते हैं, एलिमेंट मिलते हैं, वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, कंपाउंड स्टेट में होते हैं। तो हमें प्योर मेटल लेने के लिए उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। दैट इज लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए अब आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इसे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स होते क्या हैं। ठीक है जी, सबसे पहले देखते हैं मेटल्स। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसका शाइनिंग सरफेस हो, वो डक्टाइल हो और इलेक्ट्रिसिटी और हीट का अच्छा कंडक्टर हो, उसे हम लोग मेटल बोलते हैं। और इसके बिल्कुल अपोजिट ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे सब्सटेंस जो ना तो अच्छे कंडक्टर हो और ना ही उनका शाइनी सरफेस हो, वो नॉन मेटल्स होते हैं। अब अगर कोई भी चीज़ हम लोगों को साइड बाय साइड स्टडी करनी है, जैसे मेटल और नॉन मेटल, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट करें। तो चलिए अब मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप कोई भी मेटल ले लीजिए, उसके बाहर उसका जो आउटर सरफेस होता है या सरफेस होता है, उसके ऊपर आपको एक शाइन दिखती है। ठीक है जी, उस शाइन को बोला जाता है लस्टर। ठीक है, ये एक डिफाइनिंग करेक्टर है सभी के सभी मेटल्स का। मेटल्स जो है, सभी मेटल्स का शाइनिंग लस्टर होता है। उसके अपोजिट जो नॉन मेटल्स होते हैं, कोई भी नॉन मेटल जो है उसमें लस्टर देखने को नहीं मिलता। ठीक है जी, ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस एंड नॉन मेटल्स डज नॉट हैव शाइनिंग सरफेस। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है हार्डनेस। ठीक है जी, जो मेटल्स हैं वो ज़्यादातर हार्ड होते हैं, और लेकिन उनकी हार्डनेस जो है वो वेरी करती है। कुछ मेटल्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, कुछ कम हार्ड होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम लोग नॉन मेटल्स की बात करें तो वो उतने हार्ड नहीं होते और काफ़ी हद तक सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद अब हम इन लोगों की नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। ठीक है जी, वो है कि ये कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ज़्यादातर मेटल जो हैं वो हमेशा सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट मरकरी, जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। उससे उल्टा जो नॉन मेटल हैं वो हम लोगों को रूम टेम्परेचर पे तीनों ही स्टेट्स में मिल जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। अब जो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की, वो है उनकी मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी का मतलब क्या है कि जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है जी, जितने भी मेटल्स हैं उन सब को हम लोग शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उन सब को बीटिंग के द्वारा हम लोग उनकी पतली पतली शीट्स बना देते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मैलेबिलिटी। जो और इन शीट्स को अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि खाने को डेकोरेट करने के लिए, आप जानते हैं मिठाइयों पे सिल्वर फॉइल लगी होती है, इससे अलावा खाना पैक करने के लिए जो हमारा एल्युमिनियम रैप होता है। नॉन मेटल्स हैं वो बिल्कुल ही नॉन मैलेबल हैं, किसी भी नॉन मेटल से शीट्स नहीं बनाई जा सकती। अब जो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज़ को हम लोग वायर्स में कन्वर्ट कर सकें, किसी चीज़ से हम लोग वायर बना सकें। आप लोग जानते हैं कि हम लोगों के घरों में कहीं भी जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं वो सारी की सारी कॉपर, सिल्वर या एल्युमिनियम से बनी होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डक्टाइल हैं। मेटल्स को बहुत आसानी से लंबी तारों में खींचा जा सकता है। जो नॉन मेटल्स हैं उनकी वायर्स नहीं बनाई जा सकती। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ कंडक्टिविटी। ठीक है जी, आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स हैं सारे के सारे मेटल से बने होते हैं और ज़्यादातर एल्युमिनियम से। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जो मेटल्स हैं, एल्युमिनियम है, वो हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर हैं। कंडक्टर का मतलब क्या है कि अगर उनको एक जगह से गर्म करना शुरू किया जाए तो वो पूरी की पूरी जो बॉडी है वो बड़ी आसानी से हीट हो जाती है। ठीक है जी।
इसकी एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है आप लोगों के घरों में। कई बार जब हम खाना पकाते हैं तो जो कड़छी होती है, लैडल होती है, वो हम लोग अपने कढ़ाई में ही छोड़ देते हैं या कुकर में ही छोड़ देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब खाना पकते पकते हम लोग उसको पकड़ने लगते हैं तो वो एकदम से गर्म हुई पड़ी होती है, उसका हैंडल जो है वो गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेटल्स हैं वो हीट कंडक्ट करते हैं। हमने जो लैडल थी वो अपने बर्तन में रख दी, वो गर्म तो नीचे से होनी शुरू हुई लेकिन उसका हैंडल भी गर्म हो गया, क्योंकि जो हीट थी वो उसकी एक साइड से दूसरी साइड में कंडक्ट हो गई। लेकिन सारे के सारे मेटल्स जो हैं वो अच्छे कंडक्टर नहीं होते। जैसे कि लेड और मरकरी, वो जो हैं अच्छे से हीट कंडक्ट नहीं कर पाते। ठीक है जी। अब हमें ये तो पता लग गया कि मेटल्स जो हैं हीट के अच्छे कंडक्टर हैं, लेकिन क्या मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं? जी हाँ, मेटल्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी के भी बहुत अच्छे कंडक्टर हैं। इसीलिए सारी की सारी जो वायर्स हैं वो मेटल से बनती हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा है जितनी भी वायर्स हैं उनके आसपास हमेशा एक पीवीसी की कोटिंग चढ़ी रहती है या एक रबर जैसे मटेरियल की कोटिंग चढ़ी रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो करंट हम लोगों के घरों में कंडक्ट हो गया तो घर की दीवारों में भी करंट आ जाएगा। तो इससे हमें पता लगता है कि जो मेटल्स हैं वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अब इन लोगों का नेक्स्ट करैक्टर है इनका साउंड। आप लोगों ने देखा ही है जो घंटियों की आवाज़ होती है कितनी अच्छी लगती है, और सबसे अच्छी तो हम लोगों को रिसेस की घंटी लगती है। और ये जो आवाज़ है ये मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक साउंड है। ठीक है जी। जितने भी मेटल हैं वो सोनोरस हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर उनको स्ट्राइक किया जाए तो वो एक टन की आवाज़ देते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो सोनोरस नहीं है। नॉन मेटल्स में इस तरह की कोई भी आवाज़ देखने को नहीं मिलती। चलिए अब इसी के साथ हम लोग आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। पेज नंबर 40 पे आपके 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको मेटल्स की एक एक एग्जांपल देनी है उन 4 पॉइंट्स के लिए जो पूछे गए हैं। फर्स्ट पूछा गया है ऐसा मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ठीक है, इसका आंसर है मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है और इसीलिए इसको हम लोग थर्मोमीटर्स में भी यूज़ करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एक ऐसा मेटल जिसको हम लोग नाइफ से काट सके। ठीक है जी। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, सोडियम जो है एक सॉफ्ट मेटल है जिसको बड़ी आसानी से नाइफ से कट किया जा सकता है। थर्ड इन्होंने पूछा है एक ऐसा मेटल जो हीट का बेस्ट कंडक्टर हो, उसकी एग्जाम्पल थी एल्यूमिनियम, इसीलिए एल्यूमिनियम से हम लोगों के बर्तन भी बनते हैं। फोर्थ पूछा है एक ऐसा मेटल जो हीट का पुअर कंडक्टर हो। हीट का पुअर कंडक्टर जो मेटल है उसकी मैंने आप लोगों को 2 एग्जांपल दी थी। फर्स्ट इज लेड एंड द सेकंड वन इज मरकरी। दूसरा क्वेश्चन इन लोगों ने हमसे पूछा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलेबल एंड डक्टाइल। मैलेबल और डक्टाइल का मीनिंग बताना है हमने। देखिए कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको बीट करके शीट्स में कन्वर्ट किया जा सके, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसकी हम लोग बहुत पतली पतली चद्दरें बना सके, उसको बोला जाता है मैलेबल। और डक्टिलिटी का मतलब है कि कोई ऐसा कंपाउंड जिससे हम लोग तारें बना सके। ठीक है, जैसे हम लोग मेटल से बिजली की तारें बनाते हैं तो उसको बोला जाता है डक्टिलिटी। और मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं मेटल्स के। अब हम लोग आ जाते हैं अपॉन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। अब हम लोग मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करने वाले हैं और सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कि जो मेटल्स हैं ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। ठीक है जी, जिसकी एग्जांपल हम लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी कॉपर ऑक्साइड की। ठीक है जी, उसका रिएक्शन है 2Cu + O2 gives 2CO2 2CO। इसी तरह जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। अभी हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ ऑक्साइड जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड वो एसिडिक और बेसिक दोनों तरह का नेचर शो करते हैं। ठीक है, तो वो जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों करैक्टर शो करते हैं
उनको बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। वो मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों करैक्टर शो करते हैं उसको बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और उसकी सबसे आसान एग्जांपल है एल्युमिनियम ऑक्साइड। अभी देखिए रिएक्शन एल्युमिनियम जो है एसिड यानी कि HCl के साथ रिएक्ट करके देता है हमें एल्युमिनियम क्लोराइड और देता है सॉल्ट प्लस वाटर। और एल्युमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके हमें देता है सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। ठीक है जी, ये चाहे एसिड के साथ रिएक्ट करे चाहे बेस के साथ हमेशा हमें सॉल्ट और वाटर देता है, इसीलिए ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि क्यों एल्युमिनियम को ज़्यादा यूज़ किया जाता है बर्तन बनाने के लिए बजाय के आयरन के? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसे रस्ट लग जाती है, ठीक है, जंग लग जाती है जिससे आयरन खराब होता है। लेकिन जो एल्युमिनियम है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है तो उसके ऊपर एक थिक लेयर फॉर्म हो जाती है ऑक्साइड की, जिसकी वजह से जो एल्युमिनियम है वो कोरोड नहीं होता। ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये एल्युमिनियम को कोरोजन से बचाता है और इस प्रोसेस को बोला जाता है एनोडाइजिंग। अब देखते हैं कि जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। जो मेटल हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके प्रोड्यूस करते हैं मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है जी, लेकिन एक बात याद रखने वाली है कि सारे के सारे मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ जो मेटल रिएक्ट करते हैं वो बनाते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब हमारे पास जो मेटल ऑक्साइड आया अगर वो वाटर में सॉल्यूबल हो यानी कि पानी में घोला जा सकता हो तो उसके बाद वो पानी के साथ फर्दर रिएक्शन करके हमें देता है मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर हमें देता है मेटल हाइड्रोक्साइड। इसकी एग्जांपल है आयरन में लगने वाली रस्ट, जिसकी इक्वेशन है 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2O। ठीक है जी, लेकिन एज मेटल जैसे कि लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये जो हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब हम लोग देखते हैं कि जो मेटल्स हैं वो एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। हम लोगों ने ये जो रिएक्शन है सेकंड चैप्टर में पढ़ रखी है, आपको याद होगा, जिसमें हमने जिंक ग्रैनुल्स और HCl को आपस में रिएक्ट कराया था। जब भी मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं कि जो मेटल्स हैं वो दूसरे मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। एक मेटल दूसरे मेटल के साथ किस तरह से रिएक्शन शो करेगा। आप लोगों को याद होगा कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था, जिसमें जो आयरन था वो कॉपर को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा था। ऐसे ही मेटल्स जो हैं दूसरे मेटल्स से रिएक्ट करते हैं। अगर हम लोग दो मेटल्स को आपस में रिएक्ट कराएं तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। ये जो है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की भी एग्जांपल थी। तो ये थी मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है? एक टेबल है जिसमें जो मेटल्स हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के तौर पे अरेंज किया गया है। इसमें जो सबसे रिएक्टिव मेटल है वो सबसे ऊपर है और जो सबसे नॉन रिएक्टिव मेटल है या फिर लीस्ट रिएक्टिव मेटल है वो सबसे नीचे दिया गया होता है। इसको बनाया कैसे गया कि बहुत सारे मेटल्स को आपस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके देखा गया, जिससे जो हम लोगों को ज़्यादा रिएक्टिव मेटल थे वो अलग से मिल गए और जो कम रिएक्टिव मेटल थे उनका भी पता लग गया। चलिए साथ ही में हम लोग आपकी NCERT के पेज नंबर 46 पे जो क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है उस पेज पे दिया हुआ, व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। इसका मतलब क्या है कि जो सोडियम होता है उसको कैरोसिन ऑयल के अंदर डाल के क्यों स्टोर किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सोडियम है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और वो एयर में ऑक्सीजन के साथ या फिर वाटर के साथ रिएक्ट करके एक्सप्लोड कर सकता है, जिससे आग भी लग सकती है। इसीलिए सोडियम के मेटल को हमेशा एयर टाइट कंटेनर्स में कैरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप लोगों ने रिएक्शंस देनी है, ठीक है जी। आपने केमिकल इक्वेशन देनी है इन रिएक्शन की। फर्स्ट है आयरन विद स्टीम, आयरन का स्टीम के साथ रिएक्शन। स्टीम होती क्या है? स्टीम होती है वाटर वेपर बेसिकली।
तो इसका मतलब है आयरन जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। आप लोगों को पता है आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट है कैल्शियम एंड पोटेशियम से रिएक्शन विद वाटर। कैल्शियम और पोटेशियम दोनों ही जो है मेटल है और वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएंगे। और आपको बता दें कि जो पोटेशियम है उसका वाटर के साथ जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है कि जब वाटर और पोटेशियम आपस में रिएक्ट करेंगे तो हीट जनरेट होगी। ठीक है जी। और ये है इसकी इक्वेशन 2K + 2H2O गिव्स 2KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। और नेक्स्ट है कैल्शियम विद वाटर। कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाएगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।